बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन लॉ गेट के हवाले से जुडिकेचर का जो इनका टॉपिक है उसमें से जो है सुप्रीम कोर्ट पर जो है कुछ बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कौन कौन से आर्टिकल्स हैं और सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो इख्तियारात हैं या क्या तरीक़ेकार है या क्या सिस्टम है। तो इस हवाले से जो है वो हम अगर देखेंगे तो आर्टिकल 175 से लेकर आर्टिकल जो है 191 तक जो है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से चीज़ें मौजूद हैं। अब इसमें से सबसे पहले जो है वो एस्टेब्लिशमेंट इन जुरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट्स है ना। तो इसके अंदर उन्होंने दिया हुआ है कि जी देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट इन द प्रोविंसेस और फिर फेडरल शरीयत कोर्ट और फिर मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स। तो इसके अंदर जो है वो सिंपल कोर्ट्स की इस्टेब्लिशमेंट का दिया हुआ। उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड फेडरल शरीयत कोर्ट। ये बड़ा एक अहम टॉपिक है 175A आर्टिकल। इसके अंदर पूरा एक मैकेनिज्म है कि जी सुप्रीम कोर्ट का जज कैसे जो है वो एलिवेट होगा, हाई कोर्ट का जज कैसे एलिवेट होगा, फेडरल शरीयत कोर्ट का जज कैसे एलिवेट होगा। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि यहाँ पर आपकी कोर्ट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट है जो पाकिस्तान के ऊपर होती है। फिर प्रोविंसेस के अंदर जो है वो हाई कोर्ट्स होती हैं। हर प्रोविंस के अंदर उसकी अपनी एक हाई कोर्ट होती है जिसकी जो है जुरिसडिक्शन उस प्रोविंशियल लेवल पे होती है। फिर फेडरल शरीयत कोर्ट है एक, वो भी अपना पाकिस्तान के लेवल पर होती है फेडरल शरीयत कोर्ट। उसके अंदर जो है जितने भी शरिया से रिलेटेड केसेस जो होते हैं वो सुने जाते हैं। फिर मुख्तलिफ जो है वो ट्रिब्यूनल्स हैं और उस सवाल से तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट जो है और हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, ये सब जो है इसमें दो पार्ट होते हैं। एक होती है जुडिशल कमीशन और एक होता है पार्लियामेंट्री कमेटी। जुडिशल कमीशन जो है बड़ा अहम जो है वो किरदार है उसका और एक बड़ा एक सेटल प्रिंसिपल है जिसके तहत जो है वो सारी चीज़ें जो है वो काम करती हैं और एलिवेशन होती है। जुडिशल कमीशन जो है वो जब सुप्रीम कोर्ट के जज की बात की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है उसको एलिवेट करना है तो उसके लिए जो जुडिशल कमीशन के देखें ये है कि वही रहती है। फिर प्रोविंसेस लेवल पे जब बात आती है तो फिर कुछ चीज़ें ऐड होती है। फिलहाल हम जुडिशल कमीशन को जो है सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशन पे बात कर रहे हैं। फिर उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि जब हाई कोर्ट के जज की एलिवेशन की बात आती है तो फिर कौन से मेंबर्स उसके अंदर ऐड होते हैं। एक तो इसके अंदर जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो खुद चेयरमैन होता है इस कमेटी का और वो इसके अंदर मेंबर भी है, चेयरमैन भी है ना। तो फिर चार जो है इसके सीनियर मोस्ट जजेस जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो उसके मेंबर्स होते हैं। फेडरल लॉ मिनिस्टर जो है वो उसका मेंबर होता है। एक जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो या सीनियर जज या तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी जज हो जो चीफ जस्टिस जिसको नॉमिनेट करे वो भी इसका मेंबर होता है फॉर 2 years। एक मेंबर जो है वो वकील हजरात में से होता है जिसको पाकिस्तान बार काउंसिल जो है 15 years कम से कम उसकी स्टैंडिंग हो और जिसको पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो रिकमेंड करे। 15 years प्रैक्टिस ऑफ दी हाई कोर्ट हो उसकी और उसको जो है पाकिस्तान बार काउंसिल रिकमेंड करे। मोस्टली पाकिस्तान बार काउंसिल का जो मेंबर होता है उसको रिकमेंड करते हैं 2 साल के लिए। वो भी इसका जो है वो मेंबर होता है जुडिशल कमीशन का। ये जुडिशल कमीशन जो है वो हाई कोर्ट के जज को एलिवेट करती है। हाई कोर्ट के जज के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है? हाई कोर्ट के जज के लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि कम से कम एज जो है वो 45 years होनी चाहिए हाई कोर्ट के जज के लिए भी और सुप्रीम कोर्ट के जज के एलिवेशन के लिए भी जो है एज वो कम से कम 45 साल होनी चाहिए। और कम से कम या तो वो जज हो अगर हाई कोर्ट का वहाँ से एलिवेट करना है तो 5 साल उसकी एग्रीगेट जो है वो सर्विस होनी चाहिए एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट। मतलब जो भी जज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा वो एलिवेशन के लिए कम से कम 5 साल उसका हाई कोर्ट का जज होना लाजमी है। अब यहाँ पर जो ज़ेर बहस अक्सर बात चलती है कि जी चीफ जस्टिस को एलिवेट करके ले जाए सुप्रीम कोर्ट में या सीनियर मोस्ट जज को, तो लॉ ये नहीं कहता। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गुंजाइश है कि किसी भी जज को, हाई कोर्ट के जज को जो है जिसकी 5 साल एग्रीगेट सर्विस हो चुकी, मतलब 5 साल उसने हाई कोर्ट में एज अ परमानेंट जज काम किया हो और उसकी सर्विस हो चुकी हो, उसको फिर जो है वो एलिवेट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो सीनियर मोस्ट हो या चीफ जस्टिस ऑफ दैट प्रोविंस हो, किसी को भी उसके बुनियाद पर अगर जुडिशल कमीशन समझती है कि वो है तो वो एलिवेट कर लेते हैं। दूसरा डायरेक्ट एलिवेशन भी है। कोई भी वकील जिसकी उम्र 45 साल से ऊपर हो और 15 साल उसकी स्टैंडिंग रही हो, हाई कोर्ट की प्रैक्टिस रही हो, तो उसको डायरेक्ट भी जो है सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जा सकता है। फिर ये क्या करते हैं जुडिशल कमीशन जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ जो भेजती है अपना रिकमेंडेशन। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? दिस कमेटी इज कंसिस्टिंग अपॉन 8 members, 8 मेंबर होते हैं
4 नेशनल असेंबली से, 4 सेनेट से। 8 मेंबर पे मुश्तमिल होती है। और वो जो 4 मेंबर्स होते हैं नेशनल असेंबली में, उसमें भी 2 जो है वो ट्रेजरी बेंच मतलब जो हुकूमत में होते हैं उनकी, और 2 अपोजिशन से जो है बेंच से लिए जाते हैं। सिमिलरली सेनेट से भी जो है 4 जो मेंबर्स होते हैं, तो 2 जो है पार्लियामेंट्री अपना ट्रेजरी बेंच से, 2 जो है अपोजिशन बेंच से। तो इस तरीके से 8 मेंबर होते हैं। लेकिन अगर उस वक्त आप समझते हैं नेशनल असेंबली मौजूद नहीं है, क्योंकि सेनेट ऑल द टाइम, मैंने आपको पहले भी बताया कि मौजूद रहता है, असेंबली डिसॉल्व हो सकती है, अब टेन्योर पूरा या किसी वजह से अगर असेंबली नहीं है, तो सिर्फ 4 मेंबर जो हैं सेनेट के वो होंगे, 2 मेंबर जो है अपोजिशन से, और 2 जो है वो अपना ट्रेजरी बेंच से। फिर ये रिकमेंडेशन आती है इनके पास। ये अगर मोस्टली तो उसको ओके करते हैं। अगर ये समझते हैं कि नहीं, तो 3/4 मतलब 75% जो है मेजोरिटी से इनको डिक्लाइन करना पड़ेगा इनकी रिकमेंडेशन को, कि जी हम इनकी रिकमेंडेशन को फॉर दिस रीजन नहीं मानते। तो 3/4 मतलब 75% की मेजोरिटी से जो है वो इसको करना पड़ेगा। और फिर वो अपना जो भी होगा, इन केस ऑफ एग्री और इन केस ऑफ डिसएग्री, दोनों सूरतों में ये अपनी रिकमेंडेशन जो है वो भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। फिर प्राइम मिनिस्टर जो है अगर वो ना है तो फिर वापस यहाँ जाएगी, और फिर इनको दोबारा जो है रिकमेंडेशन करनी पड़ेगी। और अगर इन केस ऐसा नहीं है, तो जो ये जाती है ऊपर, वो ही उनको जो है प्राइम मिनिस्टर को आगे भेजनी है एज इट इज, क्योंकि उन्होंने भी रिकमेंड कर दिया। फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को भेजेगा। फाइनल जो है ऑर्डर वो प्रेसिडेंट ने करना होता है, लेकिन प्रेसिडेंट खुद से नहीं करता, जुडिशियल कमीशन से, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी से प्राइम मिनिस्टर कमेटी से फिर प्रेसिडेंट की तरफ। ये होता है प्रोसीजर अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब अगर हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करना है या एलिवेट करना है, तो उसके लिए भी तरीकेकार जो है, उसके अंदर जुडिशियल कमीशन के अंदर चीफ जस्टिस और सीनियर जज ऑफ दैट हाई कोर्ट विद द कंसल्टेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर चीफ जस्टिस, जिस भी प्रोविंस के लिए बात होगी, उस प्रोविंस का चीफ जस्टिस और उसका सीनियर जज जो है वो मेंबर होंगे जुडिशियल कमीशन के। फिर वो अपना रिकमेंड करेंगे। बाकी सारे मेंबर्स वही है, प्रोसीजर वही है। हाई कोर्ट के जज के एलिवेशन के लिए भी कम से कम 45 साल उम्र और उसकी 15 साल हाई कोर्ट की प्रैक्टिस होना वकील साहब की जरूरी है। अब अगर हम इसमें आते हैं फेडरल शरीयत कोर्ट की तरफ या अपना इस्लामाबाद की तरफ, तो इस्लामाबाद में भी यही है कि इस्लामाबाद की जो है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और वो मेंबर होगा। फेडरल शरीयत कोर्ट की अगर जज की बात आएगी, तो फेडरल शरीयत कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा और सीनियर मेंबर होगा, अपना जज होगा, वो मेंबर होंगे जुडिशियल कमीशन के। मींस जिस भी कोर्ट की एलिवेशन की बात होगी, हाई कोर्ट की या फेडरल शरीयत कोर्ट या इस्लामाबाद की, तो वहां के चीफ जस्टिस और वहां के सीनियर जज जो है वो भी मेंबर होंगे जुडिशियल कमीशन के लिए। और जिस जज का नाम अगर रिकमेंडेशन के लिए है सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, तो वो जज जो है वो मेंबर नहीं होगा उसका, क्योंकि उसका नाम जो है उसके अंदर है। और हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट के लिए है तो ये उसमें होंगे। फिर आपका इसमें आता है अपना एज जो है मुख्तलिफ, क्योंकि मैंने इसमें आर्टिकल्स जो हैं वो नहीं भी रखे हैं, कुछ आर्टिकल्स मैंने लिखे भी हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, अपॉइंटमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज, ये हमने जैसे आपको बताया कि जज की जो अपॉइंटमेंट है वो इस सारे प्रोसीजर से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करते हैं। रिकमेंडेशन जो है वो जुडिशियल कमीशन की होती है, और फिर ये जो सारा प्रोसीजर होने के बाद वो अपॉइंट हो जाते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे इसमें कि कुछ जजेस होते हैं, जैसे एडहॉक जज है, उसके अंदर जो है वो कुछ जज होते हैं वो जो टेम्पररी ले रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको फॉर एक्टिंग जजेस है जैसे, और फिर रिटायरिंग एज है, और मुख्तलिफ इसके अंदर जो है चीज़ें हैं। रिटायरिंग एज ऑफ दी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो है वो 65 ईयर्स है। क्योंकि MCQs होता है तो हो सकता है इस किस्म का कोई सवाल आ जाए कि जी रिटायरिंग एज क्या है सुप्रीम कोर्ट जज की, दैट इज 65 ईयर्स। ओथ होता है इनका, अब इसके बाद क्योंकि अपॉइंटमेंट का फिर ओथ आता है। ओथ हमने ऐसा नहीं लिखा क्योंकि इतना जरूरी नहीं था। ओथ सिंपल, चीफ जस्टिस का ओथ जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लेता है। अगर कोई ऐसा सवाल आ जाता है कि जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ओथ कौन लेगा, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान लेगा। और अपना किसी और जज का जो सुप्रीम कोर्ट का होगा उसका ओथ कौन लेगा जी, उसका ओथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लेंगे। इस तरीके से अगर प्रोविंस में है तो गवर्नर लेगा चीफ जस्टिस का, बाकी जो जजेस है उनका जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट पर्टिकुलर जो होंगे वो लेंगे। ये एक उनका ओथ का एक प्रोफार्मा मौजूद होता है शेड्यूल पर, उस पर जो है वो लिया जाता है। प्रोसीजर ये है कि चीफ जस्टिस का लेंगे, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो स्पीकर जो है चेयरमैन ऑफ द सेनेट जो है वो लेंगे।
तो ना होगा तो फिर चूंकि आपको पता है कि फिर वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनता है, वो एक प्रोसीजर है अगर प्रेसिडेंट नहीं तो लेना प्रेसिडेंट नहीं है, फिर वो अपना खुद हो या फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट हो। इसी तरीके से फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस है, अगर चीफ जस्टिस मौजूद नहीं है। चीफ जस्टिस कैसे अपॉइंट होते हैं? चीफ जस्टिस अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, द मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बी एलिवेटेड और अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर जैसे हमने यहाँ कहा कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सीनियरिटी जो है वो उसका क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी जज जा सकता है, उसकी अगर रिक्वायरमेंट पूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होने के लिए उसका होना लाजमी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वही होगा जो सीनियर मोस्ट है, यहाँ पे सीनियरिटी जो है वो अहम है। फिर आपके जो है वो एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है। इन केस अगर चीफ जस्टिस नहीं है मौजूद तो जो भी चीफ जस्टिस के बाद सीनियर मोस्ट जज साहब होंगे वो एक्ट करेंगे एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस, और वो एक्टिंग चीफ जस्टिस का भी ओथ लेंगे। तो उसके बाद फिर आपके आते हैं एक्टिंग जजेस या अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। एक्टिंग जजेस क्या होते हैं? अगर किसी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि उनको मजीद किसी जज की ज़रूरत है, कोई वैकेंसी है खाली, या अदरवाइज जो है उनको कोरम के लिए, तो उनको एक एक्टिंग जजेस की ज़रूरत पड़ती है, जो भी अपना प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है एक्टिंग जज अपॉइंट करेंगे, और उसमें भी उसका सुप्रीम कोर्ट के जज होने की जो क्वालिफिकेशन है उस पर पूरा उतरना लाजमी है। जैसे हमने ऊपर आपको बताई, जो भी क्वालिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए, वो उसके अंदर होना लाजमी है। लेकिन इसके अंदर जो है एक्टिंग जजेस के अंदर जो है रिटायर्ड जज जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी लिया जा सकता है एज अ एक्टिंग जज। अगर कोई रिटायर हो चुका है लेकिन वक्त की जरूरत है तो एक्टिंग जज के तौर पर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मे आल्सो बी अपॉइंटेड एज एक्टिंग जज। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस है। सुप्रीम कोर्ट समझती है कि उसको जरूरत है मजीद जजेस की अपना काम चलाने के लिए, और जो नंबर ऑफ जजेस है उनसे काम पूरा नहीं हो रहा, तो वो एडहॉक जजेस भी अपॉइंट कर सकती है। उसकी रिक्वायरमेंट वही होगी जो सुप्रीम कोर्ट के जज के क्वालिफिकेशन हमेशा वही रहेगी। फर्क क्या है कि ये जज जो होते हैं एडहॉक जजेस, ये परमानेंट नहीं होते, ये फॉर अ टाइम बीइंग आएंगे, जो भी टाइम उसका तय किया जाएगा, 6 महीने, साल, 2 साल, या जो भी पीरियड होगा, उस पीरियड के लिए वो एडहॉक जज आएगा और उस पीरियड के लिए वो काम करेगा एज अ टेम्पररी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब तक वो जज का काम करेगा सुप्रीम कोर्ट के, तो उसके जितने भी इख्तियारात हैं या बाकी जो भी उसके पावर्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही होंगे। लेकिन रिक्वायरमेंट वही है कि हाई कोर्ट से किसी भी जज को फॉर द टाइम बिंग एडहॉक जज पे ले आए कि जी हमें साल या 2 साल के लिए मजीद जरूरत है अपना सिटिंग्स में, तो ही में अटेंड द सिटिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज एडहॉक जज फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड एज अ टेम्पररी जज। लेकिन उसके ड्यूरेशन में भी उसके जो है इख्तियारात वही रहेंगे जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज के। फिर आपका आता है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की जी 3 जुरिसडिक्शन है: ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, अपेलेट जुरिसडिक्शन एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन पे भी आजकल बड़ा बहस चल रहा है, जिसमें आपका सुओ मोटो इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट, और बड़ा आजकल ज़ेर बहस है और चल रहा है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या है? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की ये है कि अगर किन भी 2 हुकूमतों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ है या कोई और मामला है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में एंटरटेन करेगी। 2 गवर्नमेंट्स, कोई भी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के बीच में, तो वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने देखना है। फिर क्या है इसके अलावा 184 सब क्लास 3 के अंदर कि कहीं पर किसी भी फंडामेंटल राइट की कोई वायलेशन हो रही है, आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक, उसकी अगर कोई वायलेशन हो रही है, देखिए मैं 199 में इख्तियार आते हैं, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे हम। 199 में इख्तियार आते हैं हाई कोर्ट के पास, वो अपनी जगह पे रहेंगे। इन एडिशन टू दैट, विदाउट प्रीजुडिस टू दैट, सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर जो है वो एंटरटेन कर सकती है। ये जो कहते हैं ना सुओ मोटो के इख्तियार, जहां पर भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो, सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर इंटरफेयर कर सकती है। अब वहां पर अभी जो बहस चल रहा है कि चीफ जस्टिस कर सकता है या सुप्रीम कोर्ट का मकसद क्या है, वो फिर सुप्रीम कोर्ट रूल्स में मिलता है। लेकिन ओरिजिनल जुरिसडिक्शन में ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के पास हैं कि अगर कहीं पर भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको जो है वो एंटरटेन कर सकती है और उस पर जो है वो हेयरिंग कर सकती है। फिर आ जाती है आपकी अपेलेट जुरिसडिक्शन। अब अपेलेट जुरिसडिक्शन के अंदर भी
जो है वो 2-3 पार्ट्स हैं कि कौन सी अपीलेट जुरिसडिक्शन एज अ मैटर ऑफ राइट है और कौन सी लीव जो है विद द कौन सी जो है हेयरिंग विद द लीव ऑफ द कोर्ट होगी, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट होगी। क्योंकि हर मैटर जो है जो भी हाई कोर्ट से डिसाइड होता है वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। कुछ मैटर एज अ मैटर ऑफ राइट चैलेंज हो सकते हैं एज अपीलेट जुरिसडिक्शन, बाकी मैटर जो है वो मैटर ऑफ राइट नहीं है, उसमें लीव ऑफ द कोर्ट होती है। अगर कोर्ट परमिशन देगी सुप्रीम कोर्ट तो सुना जाएगा, वरना वो अगर परमिशन नहीं देते, लीव जो है रिफ्यूज कर देते हैं, सुनने से इनकार कर देते हैं, बगैर उसको सुने लीव रिफ्यूज हो जाती है और परमिशन ही नहीं मिलती कि इसको सुना जाए। वो क्या होते हैं, मसलन अगर नीचे किसी को एक्विटल हो गया और हाई कोर्ट ने एक्विटल को कन्वर्ट कर दिया किसी बड़ी सजा के अंदर, डेथ कर दिया या लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दी और उसको जो है सजा दे दी, वो अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में एज अ मैटर ऑफ राइट फाइल होगी अपीलेट जुरिसडिक्शन में। रिविजनल जुरिसडिक्शन में हाई कोर्ट कोई ऐसा फैसला सुना देती है जो नीचे से उसको रिवर्स कर दिया और एक्विटल में जाके, या इन्हांस कर दी उसकी कन्विक्शन, नीचे कन्विक्शन कुछ कम लग दी 10 साल या 15 साल, हाई कोर्ट ने उसको लाइफ कर दिया या डेथ कर दिया या कुछ ऐसी बढ़ा दी, तो उस पर भी जो है अपील जो है वो अपीलेट जुरिसडिक्शन में फाइल होगी। या फिर नीचे से अगर कॉन्करेंट फाइंडिंग्स को हाई कोर्ट अगर करती है, कुछ ऐसे मामलात में डिक्री करती है, तो उस मामले में भी जो है अपीलेट कोर्ट जो है जुरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट को लगेगी। या फिर हाई कोर्ट कोई डिक्री पास करती है, ऐसी कोई ऐसा फैसला देती है खुद, उसमें भी अपीलेट जुरिसडिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। या फिर हाई कोर्ट कोई केस, क्योंकि हाई कोर्ट के पास कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन है कोई भी ट्रायल चलाने की, वो किसी भी सेशन कोर्ट से केस जो अपने पास बुला लेती है और खुद चलाती है और उसको सजा दे देती है, जैसे हमने पहले भी बात की कि कोई लाइफ या ऐसी, उस सूरत हाल में भी अपीलेट जुरिसडिक्शन जो है वो एज अ मैटर ऑफ राइट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जो है वो लगती है। बाकी जितने भी केसेस होते हैं जिसमें अगर जो भी इसका दिया हुआ है कि अपीलेट जुरिसडिक्शन उसकी ओरिजिनल नहीं लगती, तो लीव ऑफ दी कोर्ट के साथ वो फाइल कर सकते हैं। एक लीव की एप्लीकेशन लगेगी, लीव टू अपील जिसको कहते हैं। अगर लीव टू अपील अलाउ होती है तो कोर्ट वो सुनेगी और उसको रिवर्स भी कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे पावर्स है। फिर आ जाती है आपकी एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन के अंदर यह है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लगता है कि किसी भी मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कोई मशवरा लिया जाए, ओपिनियन लिया जाए, तो वो कुछ लिखेंगे अपना क्वेश्चन, अपनी जो है रिक्वेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने जो है उनकी उस रिक्वेस्ट या क्वेश्चन पर रिपोर्ट करके वापसी जवाब देना लाजमी है। ये एडवाइजरी जुरिसडिक्शन भी मैंडेटरी प्रोविजन है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। फिर रिव्यू ऑफ जजमेंट से 188 में, अगर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है, इसके बाद तो कोई कोर्ट है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कोई मामला ऐसे जजमेंट आ गई है तो रिव्यू भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट उसको खुद। वो उसके अंदर फिर कुछ रूल्स है सुप्रीम कोर्ट के जिसके अंदर लिखा हुआ है कि क्या तरीकेकार होगा, लेकिन क्योंकि आपके उसमें सिलेबस में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी जजमेंट्स को रिव्यू कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट है, उसने कंप्लीट जस्टिस करना होता है। तो कंप्लीट जस्टिस के अंदर अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, पॉइंट आउट हो जाता है कि जो जजमेंट आई है वो दुरुस्त नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू कर सकती है। फिर कहते हैं डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट्स। जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले जिसपे अब जिसको नॉर्मल या कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं जी केस लॉज है, अथॉरिटीज़ है, वो अथॉरिटी या केस लॉ या वो जो जजमेंट्स होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो नीचे की कोर्ट्स पर बाइंडिंग है। ये नहीं कह सकती वो कि जी हम इस पर नहीं अमल करते या हमारा ओपिनियन कुछ और है, सुप्रीम कोर्ट भले जो भी कहते हैं। नो, वॉट एवर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स, वो जजमेंट जो है वो आपकी नीचे की सारी कोर्टों पर बाइंडिंग इफेक्ट है उसका। फिर इसके अंदर एक, चूंकि ये फिर एक और बड़ा टॉपिक भी है, कभी इस पर भी बात करेंगे कि जजमेंट्स क्या होती हैं, फिर ऑबिटर डिक्टम क्या होता है, रेशो डिसेंडाई क्या होता है, फिर इसमें कुछ और सिलसिले हैं। लेकिन वॉट एवर जजमेंट इज पास, लॉ कहता है अंडर आर्टिकल 199 कि डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स, जो भी उससे सबऑर्डिनेट कोर्ट, इवन ऑन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट भी अपने किसी भी जजमेंट में व्यू को चेंज करने के लिए फिर लार्जर बेंच चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। सेम बेंच या उससे कम जजेस की बेंच खुद भी अपनी जजमेंट को अगेंस्ट नहीं जा सकती, वो उस पर भी बाइंडिंग है अनटिल अनलेस उससे बड़ी बेंच जो है वो कॉन्स्टिट्यूट हो। फिर आपका आता है एक्शन इन एड, ये जो अक्सर सुनते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट फौज बुला सकती है या कोई जितने भी एग्जेक्टिव्स हैं, जितनी भी अथॉरिटीज है, ये सिर्फ कोर्ट्स तक भी नहीं, ये तो हर अथॉरिटी एग्जेक्टिव्स पर भी बाइंडिंग है।
ऑन कोर्ट्स एंड अथॉरिटीज, जो भी एग्जेक्टिव्स है सबके ऊपर। सिमिलरली एक्शन इन एड, अगर सुप्रीम कोर्ट को कहीं किसी भी इदारे की किसी भी मदद की ज़रूरत है तो सुप्रीम कोर्ट उनको मदद के लिए लिख सकती है, और वो बाउंड हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले या उस हुक्म को मानकर जो भी सुप्रीम कोर्ट उनको डायरेक्शन देती है उसको फॉलो करें और वो अमल में ले आए। तो एक्शन इन एड में जो है, जो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जी आर्मी को दे सकती है, फलां को दे सकती है, सारे इख्तियारात हैं, वो अगर किसी को भी हुक्म देती है तो वो उस पर पाबंदी है। फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है वो यही है 191 में कि जितने भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर है वो सुप्रीम कोर्ट खुद बनाएगी, क्योंकि इसमें जुडिशल कमीशन आया तो फिर उनका एक कंसल्टेशन अपनी जगह पर, लेकिन जितने भी उसके रूल्स होंगे वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद बनाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से आप देखेंगे कि जितनी भी रिलेटेड चीज़ें हैं इसके, वो हमने इसमें कंप्लीट, हमने अभी कोशिश की है कि इनको अपना अलग अलग टॉपिक्स में है, अलग अलग लेक्चर्स में ले आए, दो ऑल आर रिलेटेड जुडिकेचर के अंदर, लेकिन हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स, लेकिन ये क्योंकि सबसे अहम है अपना सुप्रीम कोर्ट, इसको हमने सेपरेट कर दिया है। बाकी कोशिश करेंगे कि हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स जो है उनको हम अगर साथ कर सके तो साथ करेंगे, देखते हैं जैसे हो सका। इस वक्त हमने आपको आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो है वो जितनी भी मालूमात थी आर्टिकल 175 से लेकर आर्टिकल 191 तक वो दे दिए। इस हवाले से अगर कोई क्वेरी, कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। शुक्रिया।